लाठीचार्ज हो गया। मैं कर रहा हूँ शॉट। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक पर, जो अब संसद से पास हो चुका है और जल्द ही कानून बनने वाला है। सरकार इसे किसानों के लिए सुविधा का दावा कर रही है इससे, मगर पंजाब और हरियाणा के किसान दुविधा में हैं। उनकी असहमति है इसके कुछ प्रावधानों से, और इस वजह से पंजाब की सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर वो उतर गए हैं और पुलिस की लाठियां भी कहीं कहीं झेली हैं उन्होंने। पंजाब में उन पर पानी की बौछार की गई। कुरुक्षेत्र के पिपली से शुरुआत हुई, जहां पिछले हफ्ते उन पर जो लाठियां बरसाई गईं, बहुत से किसानों को चोट आई। अब हम इस कानून के बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं और पंजाब और हरियाणा के ही किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। यूपी के किसान विरोध क्यों नहीं कर रहे, बिहार के किसान विरोध क्यों नहीं कर रहे, और जगह भी किसान हैं, हमारे पूरे गुजरात में किसान हैं, मध्य प्रदेश में किसान हैं, हिमाचल में खेती फलों और सब्जियों की होती है। तो उन सब जगहों से विरोध के स्वर ऐसे क्यों नहीं हैं? ये स्वर सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीति है, या किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब और हरियाणा का प्रगतिशील किसान ये जानता है कि ये विधेयक आखिर में उसके लिए क्या कठिनाइयां पेश करेगा, और यूपी बिहार के किसानों को अभी इस संबंध में बहुत सोचना है, बहुत जानना है, और उसकी बहुत सी वजह पृष्ठभूमि में छुपी हुई हैं। जहां तक यूपी में इसका विरोध ना होने की बात है, तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं कि वहां मंडियों की खरीद जो है, खासकर सरकारी खरीद जो एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य एजेंसियों के द्वारा करवाती है, उसका जो ढांचा और जो व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में है, वैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को थोड़ा छोड़ देते हैं हम इसमें। बाकी जो पूर्वांचल है आपका उत्तर प्रदेश का, या बिहार है, या अन्य राज्य हैं, वहां वो ढांचा इतना मजबूत नहीं है। यूपी में और पूर्वांचल में और खासकर अन्य राज्यों में आज भी व्यवस्था ऐसी है कि किसान अपने उपज जो है लेके बैठा रहता है, और उसके घर पर गेहूं की, खासकर गेहूं और धान ऐसी हैं जो पंजाब और हरियाणा में, जिसका कहते हैं दाना दाना, सरकारें दावा करती हैं, राज्य सरकारें हर साल के हम दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन यूपी और अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। वहाँ किसान के घर पर एजेंट या लोग पहुँचते हैं जो किसानों में से ही होते हैं, कुछ व्यापारियों में से होते हैं, छोटे होते हैं, जिनके जो साल भर के व्यापारी नहीं होते हैं, सिर्फ गेहूं और धान के सीजन में अपना ट्रैक्टर उठाकर या अपने साधन संसाधन लेके किसान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, और जो सरकार ने एमएसपी घोषित किया है उससे 100-200 जैसे भी नीचे हो मोल भाव करते हैं, और वो फिर सरकारी एजेंसी के पास ही उस गेहूं और धान को बेचने जाते हैं। वहां होता यह है कि जब किसान अपनी चीजें लेके जाता है तो किसान में उसमें कमियां गिनाई जाती हैं, और जब ये लोग पहुंचते हैं, जिन्हें वो ज्यादातर लोग पल्लेदार बोलते हैं, वहां पंजाब और हरियाणा में पल्लेदार का मतलब अलग है, वो बोरियां उठाने वाला है, लेकिन पूर्वांचल में वो अलग है, जो किसान से गेहूं ले जाता है सस्ते में 100-200 रुपये एमएसपी से कम पे, और जाके वहां ले भी बोलते हैं, जहाँ सरकारी खरीद एजेंसी है, वहां जाकर वो उसे बेचता है। इस 200 रुपये कम बेचकर भी जो किसान कभी आंदोलन करने ना निकला हो, कभी जिसने मांग ना उठाई हो, पिछले 50 साल में या आज़ादी के बाद 30 साल में, जब से ये खरीद का ढांचा मजबूत किया गया 70 के दशक के बाद 90 के बीच, पंजाब और हरियाणा में ऐसी किसान सरकारें भी रहीं और कृषि को लेकर नेता भी हुए इस तरह के। आपके यहाँ देवीलाल थे हरियाणा में, जाखड़ थे पंजाब में, बादल परिवार रहा है,
ये सब कृषि क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने। और चौधरी चरण सिंह आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता माने जाते थे, और आज भी किसानों का दबदबा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो गन्ने तक सीमित हैं। वो गन्ने की लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें पता है कि मेरा गन्ना जो है सरकार लेगी और नहीं लेगी, सरकार कीमत तय नहीं करेगी अच्छी तो हम फिर सड़कें जाम कर देंगे। गेहूं धान उनके लिए उतने मायने नहीं रखते हैं। और जो पूर्वांचल का किसान था, जिसने कभी इस वजह से आंदोलन ही नहीं किया कि मेरा गेहूं मेरे घर से 200 रुपए सस्ता ले जा रहा है, कोई 100 रुपए सस्ता ले जा रहा है, और जबकि एमएसपी इतनी घोषित है, वो क्या आंदोलन करेगा? उसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि व्यापारी ले जा रहा है उसका गेहूं, पल्लेदार ले जा रहा है और एमएसपी से कम पे ले जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना वो इस बारे में सोचता है। उसकी लड़ाइयां दूसरी हैं। वो लड़ता है पड़ोसी से कि मेरी मेड़ काट ली है, तो उसके लिए वो बंदूक भी चला देगा, इसके लिए वो डायनामाइट भी लगा देगा। बनारस में एक मामला आया था, पिछले 2 साल पहले की बात है, जिसमें अपने गांव के आदमी को सोते हुए उसने सिर के नीचे डायनामाइट लगा दिया और वो उड़ गए। तो इस तरह की लड़ाइयां जहां लड़ी जाती हैं, जहां किसान बटा हुआ है और अपने हक के लिए नहीं है, तो वहां हम ये सोचें कि यूपी का किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है और बिहार का किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां मंडी खरीद की व्यवस्था नहीं थी। वहां का किसान परिचित ही नहीं है कि एमएसपी पे चीजें बिकती हैं। उन्हें इतना भरोसा ही नहीं है सरकार पे, कभी रहा ही नहीं है कि एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए, और होती है। और राज्यों में होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा से होती है, और किसान से सीधी खरीद होती है। अब एमएसपी और सरकारी खरीद, किसान को 2 ऐसी गारंटी है पंजाब और हरियाणा के कि वो आंख मूंद कर गेहूं और धान बोता है और उसे लगता है कि कहीं बिके ना बिके, सरकार की एजेंसी उसको खरीदेगी ही। जबकि बाकी राज्यों में इस तरह के आश्वासन या इतना आत्मविश्वास लोगों को नहीं है। और जब सरकार इसी व्यवस्था को तोड़ रही है, जो नया कानून लाई है, और जो अब थोड़े दिन में कानून बन जाएगा, विधेयक संसद ने चूंकि पारित कर दिया है, उसमें अब आप देखेंगे कि 3 क्लॉज हैं जो किसान के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इन तीनों में से सबसे पहले है जो ये व्याख्या करता है कि अब व्यापारी किसे मानेंगे या व्यापार क्षेत्र क्या होगा। इस विधेयक के धारा 2M के अनुसार कोई भी क्षेत्र या स्थान, उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण स्थान जिसमें फार्म गेट, कारखाना परिसर, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य संरचना या स्थान शामिल है जहां से किसानों की उपज का व्यापार भारत के क्षेत्र में किया जा सकता है, उसको इन्होंने व्यापार क्षेत्र माना गया है। यानी कोई भी कहीं से व्यापार कर सकता है, बस उसमें उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अभी किसान जब अपनी चीजें ले जाते थे तो किसान के लिए कोई रोक नहीं थी, किसान कहीं तक अपना माल बेचने जा सकता था। लेकिन आड़ती के लिए ये रोक थी और खरीद एजेंसियों के लिए रोक थी कि वो दूसरे राज्य का नहीं लेंगे, अपने यहाँ का लेंगे, अपने क्षेत्र का वो उसे खरीद सकते हैं। वो बाहर जाकर नहीं खरीद सकते, वो अपने क्षेत्र में उसे खरीदेंगे। मौजूदा स्थिति में अब क्या होगा? जब किसान के पास किसान आड़ती के पास अपनी फसल लेकर पहुंचता था, गेहूं के इतर भी हम बात करते हैं, तो व्यापारी से जो रेट होता था वो किसान व्यापारी का रेट नहीं होता था, वो आड़ती व्यापारी से बात करता था। व्यापारी रेट बताता था कि साहब हम मान लीजिए कोई सब्जी है या कोई फल है, आम है, तो व्यापारी कहता था कि हम 10 रुपए किलो लेंगे, और किसान ला रहा है, किसान की राय है कि ये 20 रुपए के किलो होना चाहिए, या उसका ये अंदाजा है कि बाजार में 50 रुपए किलो है, इस तरह का है। तो आड़ती एक लड़ाई लड़ता था अधिकतम रेट की कि उसे किसान को ज्यादा रेट मिले। उससे ये फायदा होता था कि जब रेट ज्यादा लगेगा तो उसका कमीशन जो है वो 2% के हिसाब से या 2.5% के हिसाब से, अलग अलग मंडियों में जैसा है, वो उसे मिलेगा। इसलिए वो किसान की भी लड़ाई लड़ता था
और व्यापारी की कम लड़ता है, क्योंकि रेट अगर किसान की तरफ ज़्यादा तय होगा तभी उसे फायदा होगा। तो ये तीसरी व्यवस्था बीच की इसलिए थी। अब स्थितियां क्या होंगी? क्या अब व्यापारी सीधा किसान के पास जाएगा और हो सकता है कि वो कहे कि साहब तुम्हें अपनी चीज मुझे इस रेट में देनी है तो दो, नहीं तो मेरे पास 2 ट्रक पहले से लदे हैं, मैं पहले उन्हें निकालूंगा। ये बार्गेनिंग जब होती है प्रैक्टिकल तो उस तरह से चीजें जाती हैं। और जहां सीधी खरीद की है, जिसके पास एक और साधन संपन्न व्यापारी है, जिसके पास व्यापारी के आप तो उद्योगपति सीधे कूदेंगे इस क्षेत्र में, जिनके पास अपार साधन संसाधन है, कोल्ड स्टोरेज है, भंडारण की सुविधा होगी, जिनके पास सारी चीजें होंगी, तो वो धैर्य के साथ इंतजार कर सकते हैं रेट को नीचे ऊपर करने के लिए। वो स्टोरेज और जमाखोरी भी कर सकते हैं रेट ऊपर नीचे करने के लिए। उसके लिए विधेयक क्या कहता है, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है उसमें। और किसान जो कह रहा है कि एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार कह रही है कि हम एमएसपी व्यवस्था कायम रहेगी। लेकिन सरकार इस विधेयक में ये एक लाइन लिखने को राजी नहीं हुई कि कोई भी अनुबंध जो किसान से होगा उपज को लेकर वो एमएसपी पर या उससे ऊपर ही संभव है। अगर वो एक लाइन ये इसमें लिख देती तो ये सारा विवाद वहां खत्म हो जाता। अगर वो नहीं लिख रही है तो वो व्यापारियों के ऊपर छोड़ दिया गया है सारा। और फिर ये एक मौखिक आश्वासन है, जैसे 15 लाख की बात थी उस तरह से, कि एमएसपी जारी रहेगी। आप उसको विधेयक का हिस्सा बना देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरी जो बड़ी दिक्कत आएगी व्यापारियों को, वो ये है कि वो अपना विवाद लेकर अब दीवानी अदालत में नहीं जा सकते। अगर कोई व्यापारी अनुबंध बीच में तोड़ता, खत्म करता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो कहती है हम हल्दी उगाओ किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसे 10 टन हल्दी चाहिए, और वो 100 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि 40 रुपए किलो हम तुमसे खरीदेंगे। अब ये चीज एक खबर बनती है कि भाई किसान 40 रुपए किलो हल्दी जाएगी, तो और भी आ जाते हैं किसान। और अगर वो राजी होते हैं थोड़े दिन बाद कि भाई हम तो तुम्हें 20 रुपए दे देंगे, तो वो फिर और 100 किसानों से कर लेगी। और अगर वो भविष्य में जब उसको जरूरत आ रही है, फसल पकने वाली है, अगर वो उससे 1 महीने पहले जिनसे 40 रुपए में अनुबंध हुआ था उनको एक पत्र भेज दे कि भाई हम अनुबंध जारी रखने में असमर्थ हैं और अब आप अपनी हल्दी बाजार में और ज्यादा रेट पे या किसी भी रेट पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आपको अनुबंध से मुक्त करते हैं, तो ऐसे में किसान क्या करेगा? दीवानी अदालत में जाने का उसका अधिकार ये बिल ने खत्म कर दिया है इस विधेयक में। उससे कहा गया है कि वो एसडीएम के पास जाए और एक एफिडेविट, उस शपथ पत्र दे और उसमें सुलह की गुहार करे, सुलह की बात करे व्यापारी से भी, और यही व्यापारी के लिए भी है। अब जब एसडीएम की बात आएगी तो वो उसके विवेक पर निर्भर है कि वो साधन संपन्न व्यापारी की सुने या एक गरीब किसान की सुने या एक मझोले किसान की बात सुने। तो बहुत सारी अड़चने हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया गया है, और ये पंजाब और हरियाणा किसान इस बात को समझ रहे हैं। ये हमें उन्हें दाद देनी चाहिए, इसलिए वो प्रगतिशील किसान कहलाते हैं, क्योंकि वो चीजों को समझते हैं। और दूसरी जो एक और दिक्कत है वो आएगी राज्य सरकारों को। जब खरीद सीधी होने लगेगी और उसमें किसी को कोई लेवी नहीं देनी है, तो राज्य सरकारों का राजस्व कम होगा। मंडी फीस के रूप में जो उन्हें फीस आ रही है उस पर बड़ी चपत लगेगी। राज्य सरकारें भले मौन हो इस पर, लेकिन इसकी भरपाई की भी कोई बात विधेयक नहीं करता है। और जैसे अभी जीएसटी के लिए रो रहे हैं, वो जीएसटी लागू होने के बाद जो उनको हिस्सा मिलना था, जो तय किया था वायदा के उनके उस घाटे की भरपाई 5 साल तक सरकार करेगी, वो ही रोक दिया गया और उसके लिए राज्य लड़ रहे हैं। और ऐसे में राज्यों के लिए एक और नई कटौती पैदा कर दी गई है। तो क्या ये राज्यों की जो सरकारें हैं, पहले अटल जी के टाइम विकेंद्रीकरण की बात बहुत चली थी कि राज्यों को बल दीजिए, और बीच में बादल साहब थे, वो तो स्वायत्तता की भी बात एक बार उन्होंने कर डाली थी उसी जोश में, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। ये 95 के आसपास की बात है, 1995 की। तो अब आप ये बताइए कि
जब राज्य सरकारों की कटौती होगी, राज्य सरकारें और कमजोर होंगी, तो क्या हम एक केंद्र में एक निरंकुश चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सारे एक ढांचे को तबाह कर रहे हैं जो कि मिलकर चलता है, जो कि देश का निर्माण करता है, जहां किसान भी हैं, उसके अधिकार भी हैं। हम उन्हें अधिकारों से वंचित करके उन्हें व्यापारियों के, उद्योगपतियों, अब वो व्यापारी नहीं रह गए हैं छोटे मोटे, अब जो इस क्षेत्र में कूदने वाले हैं, जिनके लिए जमीन बनाई गई है, वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो उनके आगे हम उन्हें, किसानों को एक निरही बकरे की तरह हम परोसने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या हम उनके सारे अधिकार छीनकर उनके आगे डाल दे रहे हैं कि अब आप अनुबंध कीजिए? और यही वजह है कि आज गुस्से में है पंजाब का किसान, आज गुस्से में है हरियाणा का किसान, और मुझे लगता है कि यूपी और बिहार और दूसरे किसानों को भी देर सवेर ये बात समझ में आएगी। हालांकि उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ मंडीकरण बहुत सुनिश्चित, सुनियोजित नहीं है, और इसकी जिम्मेवार हैं जो 1970 के बाद से जो वहाँ सरकारें रही हैं, जिन्होंने सिर्फ जाति धर्म को ही देखा है, जिन्होंने ना कोई व्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया, ना उन्होंने अपने किसानों के लिए मंडियां इस तरह से विकसित की हैं कि उनकी सरकारी खरीद हो सके और एक एक दाना खरीदा जाए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में सरकारें दावा करती हैं और गर्व करती हैं। तो वो गर्व से वंचित सरकारें हैं, और उन गर्व से वंचित सरकारों के व्यथित दुखी किसान हैं, उन्हें अभी बहुत फर्क महसूस नहीं हो रहा और ना उन्हें कोई समझ में आ रहा है। उन्हें तो ये उम्मीद जग रही है कि जब कोई बड़ा, वो पल्लेदार की जगह जब कोई बड़ा उद्योगपति आएगा तो भैया रेट तो सही लगाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं इनका, पंजाब और हरियाणा के किसानों का गुस्सा, और हम चिंतन करते हैं कि ये आखिर सरकार करने क्या जा रही है, ये देश को लेके किस तरफ जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। Workers of Punjab Youth Congress and farmers held protests at Delhi-Chandigarh National Highway in Zirakpur. Soon the protests turned violent and tractors were torched, while the police used tear gas shells and water cannons to disperse the protesters. Several people were injured. Protesters had gathered with around 500 tractors, about 100 personal vehicles and 2 trucks to take part in the rally. In Ambala, Haryana police used a water cannon at the state's border to stop Punjab Youth Congress workers from entering the district and travelling ahead to Delhi as part of the tractor rally. ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। But the anger against BJP seems to be simmering in rural belt. Calls for the social boycott of BJP leaders and workers have been spotted in some places, like in Mansa, the parliamentary constituency of Harsimrat Kaur Badal. ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ।